अगले दिन वो असाम के साथ फंक्शन में आई थी। सभी इन्हें देख रहे थे। मामा और बाबा से अभी मुलाकात नहीं हुई थी। असाम एक तरफ बैठा था कुछ बिजनेस फ्रेंड्स जानने वाले के साथ, वो और इज़्ज़त काफ़ी देर एक साथ बैठी रही थी। फिर पलवशा उसे साथ ले गई तो अश्वे भी अकेली हो गई। शायद मामा लोगों को नहीं बुलाया, रियाज भी नहीं है। ऐसी ही ख्यालों में चलते उसे ज़मीन पे पड़ा कुछ मिला। वो तस्वीर थी, उठाकर देखी तो महावीर की थी। एक लम्हे के लिए फिर से दिल बेकाबू हुआ। अभी वो देख रही थी जब उसे लगा कोई आ रहा है। तेजी से तस्वीर आस्तीन में छुपाई और वहां से निकली। वो रोना रोना चाहती थी। एक बार फिर से वो मोहब्बत अपने वजूद से निकालना चाहती थी जो उसके अंदर महावीर के नाम से धड़कती थी। आप हलक तर्क करते उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। आप यहाँ कैसे? वो जो सब रहनाइयों से जान छुड़ाते चुपके से मैक्सी को एक तरफ से पकड़े लॉन की पिछली तरफ आई थी कि कुदरत अंधेरे की वजह से ये जगह वीरान थी और वो किसी को नज़र ना आती। मैं देखने आया था कि वो जो ऐन उसके सामने खड़ा हाथ बांधे उसके चेहरे पे आते जाते खौफ और परेशानी के रंगों को देखकर ज़रा आगे हुआ कि क्या देखने। खौफ से मुकम्मल खुली आंखों में हल्की सुर्खी उतरने लगी थी। आंखों के करीब से बाल हटाने के लिए उसने बाजू को हरकत दी तो आस्तीन से कुछ ज़मीन पर गिरा था कि वो लब भेजी रुका कि आप यहाँ से क्या चुरा कर ले जा रही हैं। कंपकपाती पलकों को देखते उसने बात बदली और अश्वे जो सांस रोके उसके लफ्ज़ की मुंतज़िर थी एकदम से रिलैक्स हुई। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। गहरे सब्ज रंग की मैक्सी को दोनों हाथों से पकड़ के ज़रा सा ऊंचा किया जो ज़मीन पर लग रही थी। मैं भला क्या चुराऊंगी? जिन आंखों में कुछ लम्हे पहले खौफ था वहां अब सुकून ने एक बार फिर बसेरा किया। हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए एक कदम पीछे हुई और तेजी से रुख बदलते वहां मौजूद रंग बिरंगे लोगों में गुम हो गई। पीछे खड़े उस महावीर ने उसे जाते और फिर ओझल होते देखा था। सर झटकते एक नज़र ज़मीन पे गिरी चीज़ को देखा। वो तस्वीर थी। नीचे झुककर उठाया जो ज़मीन पे उल्टी पड़ी थी उसे घुमाकर देखा। अश्वे तस्वीर देखती जैसे वो साख सत्ते में आया। दूसरी तरफ अश्वे गहरी सांसें लेती अपनी आस्तीन खंगाल रही थी। मतलूबा चीज़ ना पाकर उसका दिल लहस गया। क्या वो आज अपना मान खो देने वाली थी, या वो अना, या शायद भरम जो वो इतने दिनों से अपने ऊपर चढ़ाए ऐसे फिरती थी जैसे वहाँ रहने वालों में सबसे ज़्यादा लातलक और खुश एक वो ही है। हालांकि वो तस्वीर उसके पास बस कुछ लम्हों के लिए आई थी। पीछे खड़े एक और शख्स ने वो सारा मनाजर देखा था, मुठ्ठियाँ भेजती जैसे उसने खुद पर कंट्रोल किया था। वो तस्वीर हाथ में लिए बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। फंक्शन के बाद सब कुछ समेटने में काफ़ी वक्त लग गया था। अभी कमरे में आते ही उसने तस्वीर जेब से निकाली। अगर ये अश्वे के पास थी तो किस वजह से? वो तो उससे मोहब्बत करती ही नहीं थी, तो फिर ये उसके पास क्यों थी? पुरसोच निगाहों से तस्वीर को देखा। इज़्ज़त से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब वही सच बता सकती है। फिर सुबह वो पहली फुर्सत में इज़्ज़त के पास आया। वो अभी अभी उठी थी। उसे कमरे में देखकर हैरान हुई। भाई आप खैरियत? खैरियत तो अब तुम ही बताओगी। उसके तेवर बता रहे थे कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। एक बात बताओ और सच सच बताना। जी पूछें। उसे लगा कि कोई नॉर्मल बात होगी। अश्वे इंटरेस्टेड थी मुझ में। दो टोक अंदाज। नहीं तो वो आपको भाई मैंने कहा सच कहना, झूठ नहीं। उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी वो झूठ बोल रही है। जी वो आप में इंटरेस्टेड थी। आंखें बंद करते सच बोल दिया। और तुमने अपनी दोस्त और भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो खुश है वहाँ? वो तेज़ी से बोली। मैं खुश हूँ यहाँ। इसी तेजी से महावीर ने कहा। मेरी बहन थी तुम, और तुमने झूठ। माँ तो माँ थी, बहन ने भी वैसे ही किया। आखिर क्यों? वो सर थाम कर पास ही बैठ गया। भाई उसमें आप लोगों की ही भलाई थी। मोरे को देखा नहीं वो कैसे उसके साथ दुश्मनी पे उतरी हुई है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। वहाँ कौन सा आबाद है? और तुम्हें किसने हक दिया था? वो वहाँ खुश है। आप भी बिनिश के साथ खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त, तुमने हमारी खुशियों का ख्याल रखा। बहुत कुछ था जो इज़्ज़त महावीर का टूटा था, मान और दिल। अगर इज़्ज़त सच बोल देती तो आज हालात कुछ और होते। और इज़्ज़त जो इन दोनों के अलग होने की बड़ी वजह बनी थी, सर झुका गई। अब उसकी और रियाज की बारी थी। किस्मत उसका साथ देती या इज़्ज़त का किरदार अदा करते इन्हें जुदा कर देती। फंक्शन में आप पीछे लॉन में क्या करने गई थी? वो अभी फ्रेश होकर आया था। अश्विक चेंज कर के सोने के लिए लेट चुकी थी। पता नहीं, जब से वापस आई थी तब से ही मूड खराब था। मुझे पता है। एक टीली निगाह उसके वजूद में डाली कि क्या पता है। वो जो कंफर्ट ठीक कर रही थी रुकी। मैंने वहाँ आपको और महावीर को एक साथ देखा है। वो आपके इतने करीब क्या कर रहा था? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी अजनबियत थी जो अश्वे को खौफजदा कर रही थी। कुछ नहीं। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। कुछ
कुछ तो किया है। सच बता दें कुछ नहीं कहूँगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते उसे देखा। मैं वहाँ रोने गई थी। महावीर वहाँ भाई लगाए साथ सर्द लहजा जी भाई। वो अटकी क्योंकि असाब उसके सामने आकर बैठा था। पूरा फिक्रा दोबारा दोहराएं। कंफर्ट साइड पे किया ऐसे तो आप मुझे ही। वो महावीर भाई मेरे पीछे आ गए और कहा कि यहाँ क्या कर रही हो। तो आपने क्या कहा? वो उसे अपनी नज़रों में लिए हुए था जो आहिस्ता आहिस्ता दूर सिरक रही थी। मैंने कहा कि वैसे ही आई हूँ। गुड गर्ल। ये तो नहीं बताया ना रोने आई है। नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैं चली गई। ठीक, लेकिन वहाँ आप कुछ गिरा कर गई थी। वो अब नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। नहीं नहीं तो अश्वे ठटकी। हाँ तो क्योंकि मैंने खुद देखा था महावीर भाई को नीचे से कुछ उठाते। उसने खुद भी महावीर को भाई कहा। मुझे क्या पता क्या उठाया। वो तस्वीर थी जो आपकी आस्तीन से निकली थी। सामने उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया। नहीं आपको गलतफहमी हुई होगी। वो महावीर की तस्वीर थी। उसकी आंखों में आंखें डाले अश्वे पलकें झपकाना भूल चुकी थी। वो बुरी तरह फंसी थी। काश वो तस्वीर ना उठाती। दोनों तरफ से उसे नुकसान ही हुआ था। वो मुझे नीचे पड़ी हुई मिली और आपने उठा ली। उसे झटके से छोड़ा इसलिए लेकर गया था आपको मैं वहाँ। मैंने कहा था नहीं जाना। आप ही जबरदस्ती ले। उसका सर झुका हुआ था। मुंह बंद रखो। मैं इसलिए नहीं लेकर गया था कि आप वहाँ अपनी एक्स। उसके लफ्ज लफ्ज पे अश्विन ने बेयकीनी से पलके उठाकर देखा। आइंदा गलती से भी नहीं लेकर जाऊंगा। वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। अश्विन ने उसके नीचे दबा कंफर्ट खींचा और सर तक तान कर लेट गई। मतलब अब मुझसे बात मत करना। कुछ देर तो आसाम उसे देखता रहा, फिर उठकर स्टडी में चला गया। उसने भी ज़रूरी नहीं समझा था उसे मनाना और अश्विन इंतज़ार में थी कि शायद गलती का एहसास हो जाए। मैं बाबा से नफ़रत करती हूँ। मैं उनसे शदीद नफ़रत करती हूँ। वो मेरे प्यारे बाबा नहीं हैं। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। शायद वो रो रही थी। वो रियाज से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। ऑडियो सुनते उनके दिल को कुछ हुआ। वो उसे कैसे बताते कि वो अब भी उससे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। मुझे डांटते थे। उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। आपको पता है उसकी आवाज़ ऊंची रोने लगी। उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो मुझसे हिचकी बंदी। बेटियां तो बाबा की जान होती हैं ना। वो मुझे जान कहते थे। वो रो रहे थे। वो उसे बताना चाहते थे कि अब भी उसमें उनकी जान है। कहते थे मैं उनके दिल का टुकड़ा हूँ। अब भी हो। बेबसी से होंठ फड़फड़ाए वो आसाम को कैसे बताते कि वो बेकसूर है। उनको सज़ा देने के लिए उनकी बेटी को इस्तेमाल ना करे। दिल को कोई ऐसे बेचता है। दिल निकाल दें तो मर जाता है ना बंदा। तो वो जिंदा क्यों है? वो मर जाते। मेरी जान है उनमें यार। वो कैसे मुझे मार सकते थे? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ज़बरदस्ती ख़रीदा होगा। ऑडियो को किया गया था। मैंने बाबा से खुद सुना था। क्या सुना था आपने? असम की आवाज़ आई। बाबा किसी से कह रहे थे उन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया है। ऑडियो बंद हो गई। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दिए। वीडियो के बाद ये ऑडियो थी जो उन्हें अननोन नंबर से वसूल हुई थी। आज से 13 साल पहले। आसाम को गए 2 माह हो चुके थे। वो फैक्ट्री और घर सब कुछ हमीद के नाम पे था जो कि अश्वे के 18 साल होते ही उसके नाम हो जाना थे। असवंत के बिजनेस को हमीद ने बामुश्किल दोबारा खड़ा किया था। अभी वो मुकम्मल सेटल नहीं था जब अली एक डिमांड लेकर उसके पास आया। उसकी बीवी की वफात हो चुकी थी। 16 साल बेटी का बाप उसे संभाल नहीं पा रहा था। चुनाचा वो अभी तक गार्ड के अहदे पर ही फायज था। इसके सारे प्लान पे पानी फिर गया जब उसे पता चला कि जायदाद आसाम के नहीं हमीद के नाम हुई है। सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। फिर उसने एक नया पत्ता तैयार किया जो कि उसकी बेटी की सूरत में था। बकूल उसके जवान बेटी की परवरिश वो इस गुर्बत में नहीं कर सकता था। इसलिए वो चाहता है कि हमीद के घर वो अपने आगे की ज़िंदगी गुजारे। चुनाचा उसकी अपनी एक और बेटी भी थी तो उसके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन यहाँ हमीद ने एक भी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और उसके दरमियान कोई झगड़ा हो। यकीनन वो उसे नहीं रखेगी क्योंकि
कोई भी औरत नामहरम औरत को अपने शौहर के घर रखना पसंद नहीं करती। यूं इस हवेली की जिम्मेदारी दानिया को सौंप दी गई। 8 साल बाद असम की वापसी इस हवेली में हुई तो उसे वेलकम करने के लिए दानिया वहां मौजूद थी। पहले तो असम को वो एक आंख नहीं भाई, फिर हमदर्दाना तौर पर रख लिया। वहां सिर्फ एक मुलाजमा थी जो 40 से 45 साल की थी। हवेली की हालत अबतर थी जैसे असम ने दोबारा सेट किया। आज अश्वे के पास चलते हैं। ऑडियो सुनने के बाद उनका दिल मचल रहा था उनसे मिलने के लिए। वो टू नोट भी उठा ले लीजिएगा जिसकी वजह से आप दिल के मरीज बने हैं। इन्हें अभी भी उस पर गुस्सा था। दरअसल इन्हें अपने आप पे गुस्सा था। कमी तो इनकी तरबियत में रह गई थी जो इनकी बेटी इतनी बागी हो गई थी। हालांकि उन्होंने पूरी नज़र रखी थी उस पर, हर किस्म की हर चीज़ पे। उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, एक उम्र तक वो उसे नावल भी नहीं पढ़ने देती थी कि इससे लड़कियों का दिमाग ख़राब होता है। वो तो बच्ची है, तुम भी बच्ची बन जाओ। आयशा को घूरा। ठीक है, शाम को चलेंगे। पता नहीं क्या सोचकर वो राजी हुई। फिर शाम 5 बजे वो लोग बाइक पे आसाम मेंशन आए थे, लेकिन वहां अंदर जाने से मना कर दिया गया क्योंकि सख्त हिदायत थी कि हमीद साहब को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अंदर कॉल करके गार्ड ने दानिया से पूछा। अब वो क्या कह सकती थी? अगर आसाम से पूछती तो उसने इनकार के साथ साथ बेइज्जती भी कर देनी थी। कुछ देर वो लोग वहां खड़े रहे, फिर हमीद ने अशवे के नंबर पर कॉल की। अशवे का मोबाइल आसाम के पास था जो दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव हो गई। बेटा, वो हिचकिचाए, जाने क्या रिएक्शन होगा उसका। इन्हें लगा कॉल अशवे पिक करेगी, लेकिन जी बेटे के वालिद मोहतरम, कहिए कैसे कॉल की। आसाम की आवाज़ में वाज़ेह तंज महसूस किया जा सकता था। वो हम बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा खोल दें। इतने शर्मिंदा वो कभी ज़िंदगी में नहीं हुए थे जितने अभी अपने दामाद के सामने हुए थे। दरवाज़ा तो कभी नहीं खुलेगा, इसलिए सुकून से वापस चले जाएं। दोबारा यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा। ये सब बातें मैं पहले ही आपसे क्लियर कर चुका था कि शादी के बाद आपके तमाम तल्कात अशवे आसाम से ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप क्या सोचकर यहाँ आए हैं? बहुत दिल कर रहा था उससे मिलने का। तड़प इनके लफ्ज़ में दर आई। ऐसे ही मैं भी अपने बाप को मिलने के लिए तड़पा हूँ और मेरी ये तड़प कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। उसकी वालदा भी है साथ। अकड़ कर फिर से कहा, मेरी वालदा भी साथ मरी थी, याद तो होगा ही आपको। तसल्ली से पेपर वेट घुमाते वो इन्हें जियत दे रहा था। यहाँ यहाँ धूप है, प्लीज़ आखिरी कोशिश। मेरी पूरी ज़िंदगी धूप है। अल्लाह हाफिज़। कॉल काट दी गई और हमीद सर झुकाए खड़े रहे। क्या हुआ? ऐशा कब से इनकी बातें सुन रही थी। वो वहाँ खड़ी खड़ी थक भी चुकी थी। लोग घर नहीं हैं। फौरन बहाना बनाया, दूसरे शहर गए हैं, कह रहे थे कुछ दिनों में वापस आएंगे तो चक्कर लगाएंगे। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे थे। हाँ, मैं इन्हें बता रहा था कि यहाँ हम खड़े हैं तो वो लोग वापस बाइक पे बैठ चुके थे। हमीद ने मुश्किल से ही आयशा को तसल्ली करवाई थी। कैसे हैं मिस्टर शेख? वो ऑफिस से निकलने लगा था, जो ही दरवाज़ा खोला सामने इंस्पेक्टर परीशे खड़ी थी। आज तो खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से नवाजते वो अंदर दाखिल हुई। आसाम वहीं से वापस घूमा। आज किस लिए तशरीफ़ लाई है? उसे इस वक्त उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये खुद ही देख ले। फाइल टेबल पर रखते कुर्सी पर बैठी असाम ने फाइल उठाई। जो भी होगा झूठ ही होगा। नहीं, सच है, आप खोल कर तो देखें। पलके चिपकाते मासूम बनी। असाम को इस वक्त वो जहर लगी। उसका इरादा था घर जाके अशवे को मनाएगा, लेकिन जिस सुकून से वो यहाँ बैठी थी, वक्त तो कम से कम वो ज़ाया करके ही जाती। फाइल में लिखा था कि जो नया प्रोजेक्ट बनाया गया है वो अनलीगल है। उसकी कंस्ट्रक्शन में जितना भी सामान यूज़ किया गया है वो भी बेकार है और इस सब की जिम्मेदारी असाम शेख पे डाली गई थी। जूं जूं वो पढ़ता गया, माथे के बाल ज़्यादा होते गए। ये क्या बकवास है? फाइल टेबल पर फेंकी। देखे मिस्टर आसाम शेख, आपको पता तो है कि जहाँ भी कोई गलत काम माय फुट, कोई भी गलत काम नहीं है। ओहो, जहाँ गलत काम हो रहा हो वहाँ हम यानी पुलिस पहुँच जाती है। आपके पास प्रूफ है? उसकी चेयर अपनी तरफ घुमाते कुर्सी के बाजुओं पर हाथ रखे और हल्का सा झुका। इन दोनों के करीब बस कुछ ही इंच का फासला था। नहीं, परीक्षे हड़बड़ाई। नेक्स्ट। तब आना आसाम ने उसकी चेयर पर पाँव मारा, जो घसीटती हुई दूर गई थी। परीक्षा हक्का बक्का उसे देख रही थी। ये क्या हुआ था? अब एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। गुस्से से खड़े होते उसने उसके सामने आई।
अगर आप यूं रोज़ाना बच्चों का खेल समझते यहाँ नाज़िल हो जाएंगी तो फिर मुझसे ऐसी ही तवक्को करना। एंड नेक्स्ट आने से पहले सब कुछ लेकर आना। अभी के लिए निकले यहाँ से। दरवाज़ा खोलते उसे जाने का इशारा किया। प्रीशा फाइल उठाते उसके करीब से गुजरी। सुबकी से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अपने इस अंदाज को याद रखिएगा, एक दिन यही तर्ज मुखातिब आपके लिए होगा। एक लम्हे के लिए उसके करीब रुकी, फिर बाहर निकल गई। फजूल वक्त होता है, बस ड्रामे करवा लो। वैसे तो कभी वक्त पर पहुंचे नहीं, यहाँ मुंह उठाकर रोजाना आ जाते हैं। ऑफिस लॉक करते वो गुस्से से सोच रहा था, इतना वक्त ज़ाया हो गया। 10 बजे वो घर पहुंचा तो अश्वे सो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। आज कितने दिन बाद उसने आयशा को कॉल की थी। असाम लाहौर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए और उसे मोबाइल वापस दे गया था। वालेकुम अस्सलाम। याद आ गई है माँ की? शिकवा किया। आप ही कर लेती जवाब शिकवा। हम लोग तुम्हारे घर आए थे लेकिन तुम लोग घर ही नहीं थे, वापस आ गए। वो सफाई कर रही थी साथ साथ। यहाँ हम लोग तो कहीं गए हैं नहीं, उसने सोचते हुए जवाब दिया। फिर एकदम से असाम का ख्याल आया, हो सकता है असाम ने कहा हो, क्योंकि उसका मोबाइल भी तो उसी के पास था। हाँ, एक दिन हम लोग गए थे लाहौर, शायद इस दिन असाम की बात हुई हो। दिमाग की पतंगे उड़ाते जवाब दे ही दिया। सिटी स, स, इन्हें सफाई करने के बाद बाबा का हाल हवाल लिया। रियाज का पूछा। वो लोग आना चाह रहे थे, अश्विनी ने इन्हें तो कह दिया कि आ जाएं। अब असम जैसे शेर की चंगार में हाथ कौन डालता। पता नहीं कौन से शौहर होते हैं जो बीवियों की सारी बातें मानते हैं। एक मेरे ही सड़ील बदतमीज हैं। टू टू अभी मामा की कॉल बंद हुई थी कि असम की आ गई। वो उससे नाराज थी, बस पिक करके फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। आसाम उसे लैपटॉप पे देख रहा था। वो मुंह सजाए बैठी थी। जो हालात इसके माँ बाप पे गुजर चुके थे, उसके बाद इतनी सिक्योरिटी तो जायज़ थी कि वो पूरे घर में कैमरे लगवाता। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, और फिर अगर शौहर करे तो लाजमी देना चाहिए। एजी चेयर पर बैठे लैपटॉप गोद में रखा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। अश्विन ने भी बस सलाम का जवाब ही दिया। ये नाराज़गी वहाँ आके ही ख़त्म करूँगा। वो सीरियस हुआ। अश्विन खामोश रही। काल कर ली घर, सुकून मिल गया होगा। अब अश्वी की आंखें खुली। उसे कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? दाएं बाएं देखा, आपकी हर हरकत पे नजर है मेरी। अच्छा, लेकिन कैसे? वो छोड़ें, ये बताएं किसकी इजाज़त से कॉल की है घर? वो उसका चेहरा देख रहा था जहां वाज़ेह परेशानी देखी जा सकती थी। वो मम्मा का आ गया। झूठ, आपने खुद कॉल की है। बात काटी। तो नहीं कर सकती, मेरी मामा है। जब दिल करेगा कॉल करूंगी, जब दिल करेगा इनसे मिलूंगी। वो एकदम से फट पड़ी। आपकी वजह से मैं इनसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती। अल्लाह हाफिज। साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। आपकी ये मर्जियाँ भी अभी ख़त्म करता हूँ। लैपटॉप ज़ोर से बंद करते वो अपनी पैकिंग करने के लिए उठ गया। उसके बिना वहाँ दिल नहीं लग रहा था, लेकिन ये बात आसाम मानने को तैयार नहीं था। वो रात को 4 बजे घर पहुंचा था। कमरे में जाने की बजाय सेल जेल की तरफ गया। वहाँ आज एक नया शिकार लाया गया था। उसे एक नज़र देखा। बेहोशी की हालत में ऊंधे पड़े जिस्म में अभी ज़िंदगी की रकम बाकी थी। ये मुजरिम नहीं है, वो पहली नज़र में ही पहचान गया था। फिर रफाकत को टेक्स्ट करके दरवाज़ा लॉक किया। कमरे में आने तक उसे 5 मिनट लगे थे। अश्वी गहरी नींद में हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए, फिर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन 1 बजे जाके उसकी आंख खुली तो अश्विन कमरे में नहीं थी। कुछ देर तो ऐसे ही लेटा रहा, फिर उठकर बाहर आया। गिफ्ट भी साथ ही ले आया। वो बाहर टीवी लॉन्च में लगे झूले के पास खड़ी थी। ये झूला अबान के लिए था। उसे देखते सोफे पे आके बैठ गई। असाम ऐसी ही नाइट ड्रेस जो कि सफ़ेद काटन की शलवार कमीज था में मुबलिस नीचे आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो सोफे पे उसके करीब बैठा। अश्विन जवाब दिए बिना दूसरी तरफ घूमी। मैंने कल क्या कहा था? उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे नहीं याद। रूठा रूठा अंदाज। जब सलाम किया जाए तो जवाब लाजमी देते हैं। तो मैं तो फिर आपका शौहर हूँ, और शौहर आपको इतनी प्यारी दुआ दे रहा है, और आप हैं कि अगर बीवी नाराज हो तो क्या करते हैं? इससे पहले कि वो बोलता बोलता जल्दी से मद्दा बयान किया। रोमांस। पेट से शर्ट पकड़ते उसे अपने करीब घसीटता, जो थोड़ा थोड़ा करके दूर हो चुकी थी। हाथ मत लगाएं। उसके हाथ पर हाथ रखते पीछे करना चाहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। बात कहाँ कर रहा हूँ? अब उसकी कमर को पकड़ते फिर रुख अपनी तरफ किया। पीछे हो? अच्छा, आंखें बंद करें। नहीं, खुली आंखों से देखेंगी तो
ब्लश ऑन हो जाएंगे गालों के। गाल पे होंठ रखते वाकई आशवे के गाल सुर्ख हुए थे। बदतमीज। गाल साफ करते उसे घूरा, ये ले आपका गिफ्ट। फिर गिफ्ट उठाकर सामने किया। ये क्या है? उसे देखते पूछा। खोल कर देखें। वो उसके हाथ, कांपते हाथ और लहसती पलकें देख रहा था। कुर्बत के लम्हात में यही हया जान डाल देती थी। उसका दिल कर रहा था बस वो उसे ही देखे जाए, लेकिन इतने अच्छे दिन कहाँ उसके। वाह! माला नावल को देखकर उसकी चीख निकल गई। हसाम जो उसे फुर्सत से देख रहा था बदमजा हुआ। थैंक यू। कहाँ से मिला? वो खोल कर देख रही थी, फिर लास्ट पेज खोला जहाँ जारी है लिखा हुआ था। ये कैसे? हैरानगी से देखा, क्योंकि कंप्लीटेड नॉवल पब्लिश तो अनकम्प्लीटेड नॉवल पब्लिश तो नहीं हो सकता। जहां सिकंदर अगर पूरी दुनिया के कंप्यूटर हैंग करवा सकता है तो आसाम शेख भी इनकम्प्लीट नॉवल प्रिंटेड करवा सकता है। वो उसकी आंखों में चमकते सितारे देख रहा था। उसकी एक्साइटमेंट बता रही थी कि वो कितना खुश है इस नावल को पाके। मैंने सुना था कि पोनी से निकलते बालों को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन से टच हुई तो फिर से पीछे सिर की। क्या सुना था? वो कुछ देर के लिए भूल गई थी कि वो उसके इतने करीब बैठी है कि लड़कियां नॉवेल्स की दीवानी होती हैं। और वो रुका। और और आज देख भी लिया है कि मेरी अपनी बीवी कितनी पागल है। आप अनडायरेक्टली मुझे पागल कह रहे हैं। वो अब काफ़ी हद तक दोबारा दूर हो चुकी थी और आसाम बखूबी नोट कर रहा था उसका पीछे होना। नहीं, मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ। पीछे टेक लगाते फैल कर बैठा अश्वे साथ साथ नावल भी देख रही थी। बिल्कुल नावल जैसा प्रिंटेड था जैसे असल नावल पब्लिश किया जाता है, बस लास्ट पे जारी है लिखा हुआ था। अगर मुझे पहले पता होता कि आप नावल के लिए इतनी दीवानी हैं तो मैं अपनी स्टडी रूम में बस नावल ही रखता। अब ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं किया। असाम वो उसे दोबारा अपनी तरफ खींचने लगा था। अब अश्वे उठ गई। आपको खींचने की बीमारी है? जी, जैसे आपको मुझसे दूरी बनाने की है। मैंने खींची से कहते वो उसे और चढ़ा गया था। मैं जा रही हूँ, आप यहीं सड़ें। पाँव पटकते चली गई। बहुत बदतमीज हैं बुड़बुड़ाई। आपको देखते सारी तमीज़ ख़त्म हो जाती है। क्या? क्या करूं यार? वो चिल्लाया। पर अश्वे से देखे बिना सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आपको अब नावल जो मिल गया है मेरी कहाँ फिक्र होगी। खुद ही ला कर दिया है। जाते जाते वापस घूपी। इसलिए तो नहीं ला के दिया कि मुझे ही इग्नोर करने लग जाए। अब वो नाराज शक्ल बना रहा था। अच्छा ना, आप नाश्ता बल्कि लंच कर लें, फिर आऊंगी। वो जान छुड़वाना चाह रही थी, फिर आसाम ने भी कुछ नहीं कहा। वहीं आंखों पर बाजू रखे लेट गया। नाश्ता कर लो, देर हो रही है। प्रीशे हलाफ लपेटे सो रही थी जब कुद्दुसिया ने उसे आकर जगाया। नहीं जाना आज? वो अंदर से ही बोली। क्यों, तबीयत ठीक है? चादर ठटाते उसका माथा छुआ। जी जी ठीक हूँ, बस काम कर करके थक गई हूँ, इसलिए 2 छुट्टियाँ ली हैं। आराम करना चाहती हूँ। माँ की तसल्ली करवाई। ठीक है, तुम आराम करो, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। अभी शहीर को भेजा है मार्केट चावल लाने के लिए, नाश्ता करके पका लेना। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें, मैं उठूँगी तो पका लूँगी। फिर वो तो चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर उठ गई। नाश्ता किया, चावल चुने और भिगो दिए, फिर प्याज वगैरह काटे, लहसुन अदरक और सूखे धनिए का पेस्ट बनाया। चावल पकाने में उसे आधा घंटा लगा था। 12 होने वाले थे। दोपहर का खाना 2 बजे जाकर वो लोग खाते थे, इसलिए देज का बंद ही रहने दिया और कमरे में आ गई। नहाकर कपड़े चेंज किए, बाल बनाए और लैपटॉप ऑन किया। ये छुट्टियां उसने आराम करने के लिए नहीं बल्कि आसाम शेख की हिस्ट्री सर्च करने के लिए ली थी। वो कौन था, क्या करता था और आगे उसके साथ क्या होना था, ये वो तय करने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से उसके ये 2 दिन बस एक ही चीज़ निकाल सके थे कि उसने रिसेंटली शादी की है। उस घर में मौजूद तमाम अफराद से उसका क्या रिश्ता है ये भी उसे पता नहीं चल सका था। ये सब जानने के लिए उसे कई माह भी लग सकते थे। जितना वो आसान समझ रही थी, आसाम की ज़िंदगी इतनी ही उलझी हुई थी। वो ये सब क्यों कर रही थी खुद भी नहीं जानती थी। शायद वो इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी जो आसाम उसकी 2 दफ़ा की मुलाकात में कर चुका था। दानिया का किरदार। वो 16-17 साल की थी जब उसके बाप सेठ अली, जो कि नया नया बना था,
ने उसे इस हवेली में भेजा था। वो सेठ कैसे बन गया था ये एक अलग कहानी थी। वो वहाँ एक मकसद के लिए भेजी गई थी और वो मकसद था असम को शिकस्त देना, लेकिन इस खेल में असम शामिल ही नहीं था। तो शिकस्त और जीत कैसे होती? उसके साथ एक आंटी थी जो घर के काम करती थी। वहाँ का खर्चा पानी अली भेजता था क्योंकि वहाँ उसकी बेटी थी। वो इतनी ज़्यादा दौलत का मालिक बन गया था जितनी हमीद इतना ऐसा काम करके भी नहीं बनाया था। दानिया ने उठ 8 साल वहाँ अकेले राज किया। असल बदमज़गी तब फैली जब एक रोज असम वापस आ गया। एक हाथ में सूटकेस, दूसरे में आंखों पे लगे ग्लासेस, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही शूज, कफ मुड़े हुए थे, मजबूत बाजू जिन पर बाल भी नुमाया थे, माथे पर शिकने और अंदाज में कोफ्त। उसका वहां आना दानिया की आज़ादी को ख़त्म कर गया। पहली फुर्सत में उसने दानिया को वहां से जाने का कह दिया, लेकिन दानिया ने जतन करके वहीं रहना था सो रह लिया। बाबा, क्या मैं मम्मा से मिल सकता हूँ? वो स्टडी में था जब आबान मेड के साथ वहां आया। उसने चेयर पीछे घसीटते बेड पर पे देखा। वो वहां नहीं थी, शायद बाथरूम में थी। मामा? कौन सी मामा? वो जो अपनी मिसेस है। वो प, वो पजल हुआ क्योंकि असम ने उसे मामा कहने से मना किया था। अच्छा अच्छा, वो अश्वे, वो तो उससे बस 8-9 साल ही बड़ी होंगी। फिर मैं इन्हें क्या कहूँ? उलझा। आप? असम ने कुछ सोचा। आप ही कह लिया करो। अबान ने खुद ही हल पेश किया। असम उसके इतने सीरियस अंदाज पर मुस्कुराया। नहीं, वो आपकी मामा है तो आप इन्हें मामा ही कहेंगे। अश्वे बेड पर आकर बैठी थी। आसाम की आवाज़ पे मुड़कर स्टडी रूम में देखा। अबान आया है। बैठने की बजाय वहां चली आई। बाबा कह रहे हैं मैं आपको मम्मा कहा करूं। उसके करीब आते मासूमियत से उसे देखा। अश्वे साख्त हुई, फिर आसाम को देखा जो सर झुकाए फाइल पे काम कर रहा था। मैं आपकी मम्मा है? आसाम सीरियस अंदाज में दोनों को देखा। ये आपका बेटा है, अब आपके हवाले। वो उसके एहसास से बेखबर उसके दिल के कई टुकड़े कर गया। यानी दानिया की बात सच थी, वो उसका बेटा ही था। उसकी दूसरी शादी असम से हुई थी। अश्वे अबान का हाथ झटक कर बेड पर आ गई। अबान कभी असम को देखता, कभी अश्वे को, फिर चलता हुआ अश्वे के पास आया। अगर आपको मम्मा कहना बुरा लगा है तो मैं आपको मिसेस बाबा भी, मतलब मिसेस आसाम भी बुला सकता हूँ। उसके हाथों पर अपना नन्हा सा हाथ लगाया। नहीं नहीं, आप मुझे मम्मा कह सकते हैं। उसे उठाकर अपने पास बिठाया। आपके बाबा का सारा कसूर है, आपका थोड़ी है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके फूले गाल पे प्यार किया। आपके बाबा ही सड़ियल मजाज हैं। उसे अजाम पे गुस्सा आ रहा था। वो आपसे प्यार करते हैं? उसके कान के करीब हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे मारते हैं। अश्विनी ने भी झुककर उसके कान में कहा। मुझे मारते नहीं है, लेकिन मुझसे प्यार भी नहीं करते। अबान ने गर्दन सीने से लगाते बेचारगी से बताया। नहीं नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपको मारते नहीं हैं। आपने कभी बाबा को गुस्से में देखा है? उसने उससे पूछा। नहीं, लेकिन उसके जहन में मोबाइल वाला सीन आया जब वो बीमार भी हो गई थी। बाबा जब गुस्से में होते हैं ना तो ऐसे स्पाइडरमैन की तरह बन जाते हैं। अच्छा, स्पाइडरमैन तो अच्छा होता है ना? हाँ, मेरे बाबा भी अच्छे हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे। सामने पीछे होकर इन दोनों को देखा। बस एक बेटी की कमी है। वहीं से ऊंची आवाज में कहा। अश्वी जो इससे बातें कर रही थी उसकी आवाज पर दिल धड़क से रह गया। वो इसकी बात समझ गई थी। स्टेप 1, महावीर के पास अश्वे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो उसके घर जाता तो आसाम को पता चल जाता और अश्वे वहां आती नहीं थी। या तो वो उससे फ़ोन पे बात करता या वो अपने दरमियान किसी तीसरे बंदे को लाता। लेकिन इस बार वो तीसरे बंदे का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पिछली बार भी तीसरे बंदे ने ही इनको अलग किया था। बस एक बार कंफर्म हो जाए अश्वे के जज्बात क्या है मेरे लिए, फिर उसे मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर अगर आसाम को रास्ते से हटाना पड़ा तो इससे भी ग्रेज नहीं करूँगा। स्टेप 2, अश्वे असम शेख की बीवी। असम तक पहुंचने के लिए मुझे अश्वे का सहारा लेना है। मैं असम शेख के गले में हाथ डालकर रहूंगी, फिर चाहे उसकी बीवी के रास्ते से ही क्यों ना जाना पड़े। वो अभी इस बात से बेखबर थी कि वो असम से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करने लगी थी। वो असम को हासिल करने के लिए अश्वे का कत्ल भी कर सकती थी। स्टेप 3, हाय, वो लॉन में अकेली बैठी थी जब दानिया उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम दानिया, आप ही?
वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही हो यहाँ? सामने वाली कुर्सी पर बैठते पूछा। कुछ नहीं, बस चाय और नावल। गोद में रखी बुक की तरफ इशारा किया। तुम्हें भी शौक है बुक्स का? वो शायद उसका मूड जांच रही थी। हाँ, बाकी बुक्स का तो नहीं, बस नॉवेल्स का है। सिप लेते इन्हें देखा। अच्छा, तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल वो हिचकिचाई या एक्टिंग की। दरअसल असम की स्टडी में मेरी कुछ नोट्स रखे हैं, उसे दिए थे चेक करने के लिए। वो उठाने थे, मुझे ज़रूरत थे अभी। तुम देख दो। ओके, आए मैं निकाल दूँ। वो कप रख कर फ़ौरन खड़ी हो गई। अगर तुम चाय पी रही हो तो पी लो, ठंडी हो जाएगी, मैं खुद ले सकती हूँ। तुम बस चाबियाँ दे बता दो कहाँ रखी हैं। चाबियाँ? हैरानगी से पूछा। हाँ, लॉक होती है ना, तुमने नहीं देखा? इन्हें गुस्सा आया। नहीं नहीं पता मुझे तो, मैं कभी वहाँ गई ही नहीं। बेचारगी से ने देखा। अच्छा चलो फिर असम से पूछ लो। अचानक से जहन में आया। मैं पूछती हूँ। फिर ऊपर कमरे में आई, मोबाइल चार्ज से उतारा। असम का नंबर बदतमीज़ के नंबर से सेव था। ये उसने शादी से पहले किया था। फ़ोन मिलाकर कान से लगाया। बेल जा रही थी। 6 दफ़ा टू के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई। दोबारा मिलाई, फिर उसी तरह, शायद बिजी हो। आखिरी दफ़ा मिलाते सोचा, जी मसरूफ सी आवाज़। वो साइड पे था, वर्कर काम कर रहे थे। इन्हें समझाना कौन सा आसान काम था। वो स्टडी की चाबी कहाँ रखी है? लंबी चौड़ी बात की बजाय उसने डायरेक्ट पूछा कि क्या करनी है। वो ठटका। कुछ नहीं, वो नोट। इससे पहले कि पूरा कहती जानिया आपी जो अभी भी कमरे में दाखिल हुई थी, उन्होंने सर और हाथ हिलाते इन्हें नहीं का इशारा किया। कोई और बहाना बनाओ। फिर करीब आते आहिस्ता से कहा, क्या करना है बोले? असम वहाँ पहले ही मुश्किल से धूप में खड़ा था। नावल अंदर रह गया था, वही लेना है। झूठ बोला। आपका कोई नावल नहीं है वहाँ। अगर है भी तो वापस आके निकाल दूंगा। स्पार्ट लंच में कहते कॉल बंद कर दी। अश्वे मुंह खोले। इतनी बदतमीजी पे तनमिला कर रह गई। क्या इज्जत रह जाएगी आप ही के सामने अब उसकी? वो कह रहे थे कि इनके पास ही है चाबी। जाहिर सी बात है, अगर लॉक होता है तो चाबी साथ ही रखेंगे। नहीं होती, यही कहीं दे रखता है। इसका बस नहीं चल रहा था। वो खुद पूरे कमरे की तलाशी ले लेती। शाम में ले लीजिएगा ना। आई एम सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, बस मैं खुद ही आसाम से बात कर लूँगी। फिर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ आसाम ने मोबाइल में कमरे की फुटेज देख ली थी। सारी बात समझ गया था, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की को कौन समझाता जो उसकी बीवी के अहदे पर फायज थी। अस्सलाम वालेकुम अश्वे, मैं महावीर हूँ। इससे पहले कि वो कॉल काटती जल्दी से नाम बताया। वालेकुम अस्सलाम। उसने खौफजदा नज़रों से असम को देखा। शौहर को जवाब नहीं देती, बाकी सबको फ़ौरन से दिया जाता है। वो काम कर रहा था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जगह और वक्त बता दें प्लीज़, इनकार नहीं करना। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। असम को देखते जवाब दिया। वो जानती थी उसके कान उसी की तरफ है। प्लीज़, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। आपका वो सो कॉल्ड शौहर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा अगर उसे पता चल गया तो। आ, अच्छा, आप बता दें कहाँ मैं आ जाऊंगी। जल्दी कॉल बंद करना चाहती थी, फिर महावीर ने उसे जगह बताकर कॉल बंद कर दी। मैं भी साथ जाऊंगा जहाँ भी जाएंगी। आसाम ने लैपटॉप बंद किया। क्यों? मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आप क्यों? घबराहट पकड़े जाने की साफ चेहरे पर नजर आ रही थी। मैं नहीं मिल सकता। वो उसके चेहरे को पढ़ रहा था। नहीं, हाँ मिल सकते हैं, लेकिन मैं उनके घर जाऊंगी। मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। शौहर ड्राइवर ही होते हैं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। उसे गुस्सा आ गया। आसाम खामोश रहा। फिर अगले दिन वो जगह अश्वे से पहले मौजूद था जहां वो किसी से मिलने वाली थी। होटल में इनसे थोड़े फासले पर बैठते उसने किसी को आते देखा था। गुस्से से मुट्ठियां भेजते वो अपनी जगह से उठा। इससे पहले कि प्रीशे अश्वे के पास आकर बैठती, आसाम उसके सामने आया। तुम अब मेरी बीवी का इस्तेमाल कर रही हो। माथे पर अनगिनत शिकने थी। जबड़े भेजते उसने एक नज़र अपने पास आते अश्वे को देखा। उसका रंग भी लट्ठे के मांद हो रहा था। परीक्षित जो वहाँ किसी और काम से आई थी, एक लम्हे लगा था उसे सिचुएशन समझने में। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी। आसाम, आप उसे जानते हैं? यही है मेरी कॉलेज फ्रेंड। इसने पहले कि वो आगे कुछ कहती, अश्वे भागकर उसके कंधे से आ लगी। प्रीशे ने ताज्जुब से उसे देखा। अश्वे ने नामहसूस तरीके से प्रीशे का हाथ दबाया, जैसे कह रही है प्लीज़ कुछ मत कहना। और प्रीशे को तो मौका चाहिए था। बहुत तसल्ली से सीने पे बाजू बांधे उसने आसाम को देखा। आपके तौर तरीकों पर पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना। अब हम अपनी मर्जी से जिए गए। हम लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं।
छेड़ने वाली मुस्कुराहट असाम लब भेज कर रह गया। दूसरी तरफ महावीर जो एंट्रेंस से दाखिल हो रहा था, असाम को अश्विन के साथ देखकर वहीं से वापस मुड़ गया। उसे लगा शायद अश्विन असाम को जानबूझकर साथ लाई है। आइंदा मेरी वाइफ के आसपास भी मत भटकना। अश्विन का बाजू पकड़ते उसे अपनी तरफ घसीटता। नेक्स्ट आगे तुम मुझे नजर आई तो जो बच्ची कुछ इज्जत है वो भी जाएगी। उसे वार्न करते वो अश्विन को जबरदस्ती वहां से ले आया था। किससे मिलने गई थी? कमरे में दाखिल होती उसकी क्लास शुरू हुई। मशवे ने जवाब देने की बजाय खामोशी से चादर उतारकर साइड पर रखी। वो इन सवालों से बचना चाहती थी जो असाम उससे पूछने वाला था। आप में अक्ल नहीं है? ऐसे ही किसी ने बुलाया तो मुंह उठाकर चल दी। वो मेरी दोस्त है। वापस घूमी। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ नहीं बोला था। एक असाम का खौफ, ऊपर से झूठ का बेचैनी उसकी रग रग में सराहत कर रही थी। आपको मैं बच्चा लगता हूँ? परिचय आपसे 6-7 साल बड़ी है। वो आपकी दोस्त कैसे होगी? जूते उतार कर रैक में रखते वो उसके करीब आया। वो स्कूल में नहीं पढ़ती थी साथ। एक्चुअली सच सच बस सुनना है मुझे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कंधों से पकड़कर उसे अपने सामने स्ट्रेट खड़ा किया। सच ही बता रही हूँ। उसकी आवाज़ हलक में फंसने लगी थी। महावीर वहाँ क्या करने आया था? अब अश्विन के पैरों से ज़मीन खिसकी। महावीर? जी महावीर। वो वहाँ क्या करने आया था? उसकी आवाज़ ऊंची थी। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने तो उसे देखा है ना, और मुझे अंदाज़ा है वो वहाँ क्यों आया था। असाम की पेशानी की शिकनें बढ़ती जा रही थी वो, और अश्विन की हाथ अब कांपना शुरू हो चुके थे। एक लम्हे में असाम बदलता था। इसका रवैया रोब इतना हावी हो जाता था कि कुछ सोचने समझने की सहूलियत ही ना रहती थी अगले बंदे में। और यही हाल अभी अश्विन का था। क्यों? वो पीछे सिरकी। आपसे मिलने, और आप भी वहाँ इसीलिए गई थी? परीक्षा का बस बहाना बन गया। उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लेता हल्का सा दबाया। मैं नहीं मिलने। आप फिर झूठ बोल रही हैं। हाथों की सख्ती बढ़ी। सच में मैं नहीं जानती। वो आपसे ही मिलने आया था। जबड़े भेजते उसके हाथों को छोड़ दिया। अगर थोड़ा सा और सख्ती से पकड़ता तो सारी उंगलियां टूट जानी थी। आपको मोबाइल इसीलिए नहीं देता मैं। मुझे पहले ही अंदाज़ा था ऐसा ही कुछ होगा। उस महावीर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और आप भी अपना बैग पैक कर लें। जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया था। अगर वह सच बोल देती तो आइंदा मेरी वाइफ के आसपास भी मत भटकना। अश्विन का बाजू पकड़ते किससे मिलने? अपना बैग पैक कर लें। जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया था। अगर वो सच बोल देती तो शायद ना आता, लेकिन वो अपने झूठ पर उड़ गई थी। नहीं आसाम, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको महावीर से मोहब्बत है ना, तो उसी के पास जाएं फिर। यहाँ मेरे घर में क्यों है? उसे कंधों से थामते झंझोड़ ही दिया। उसी की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आपको मैंने पहले भी कहा था महावीर को भाई कहना है। उसका मतलब समझ नहीं आया था आपको? वो गराया। उसके यूं खौफजदा होने पर उसे और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इंसान खौफजदा तभी होता है जब उसके दिल में चोर हो, और अश्विन के दिल में इस वक्त चोर था। आया था। फिर जानबूझकर ये हरकत की है? नहीं, बस आखिरी बार मैं क्लियर करना चाहती थी। सूखते गले को तर किया। मैं उससे कोई तलक नहीं रखना चाहती। मैंने छोड़ दिया है सब। आंखों से आंसू निकलकर गाल पे फिसले। अभी तो आप अपने घर जाइए ना। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये आंसू बहाना बंद करें। उसके आंसू से और भी बुरे लगे। ये उस महावीर के लिए। उसके गालों को अपने अंगूठे से ज़ोर से रगड़ा। नहीं, उसके हाथों को पकड़ते रोका, और वो बहुत खौफजदा हो गई थी। तो फिर क्यों रो रही हैं? अगर गहरी सांस लेते वो दूर हुआ। अब उसकी हिचकियां बंद रही थी। आसाम जवाब का इंतज़ार किए बिना ही ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसे अपनी समझ नहीं आती थी वो उससे मोहब्बत करता था या नहीं। कपड़े निकालते उसके जबड़े होश भेजे थे। अश्वे हमीद 19 से 20 साल के दरमियान, ऊंचा कद, तीखे नैन नकुश, बड़ी बड़ी आंखें, सिंपल BSc डिग्री, एक बहन और एक भाई, और अब एक शौहर। असाम शेख रेलविंग चेयर पर घूमते। प्रीशी की नज़रें स्क्रीन पर मुस्कुर थी जहां अश्वे का स्केचर घूम रहा था।
अश्वे को असाम ने बहुत पहले ही अपने निकाह में ले लिया था, यानी उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी कमज़ोर तरीन भी हो सकता है। उसका टारगेट अब असाम नहीं अश्वे थी। अश्वे असाम को अब शीशे में उतारना था। नोट पैड पे तारीख लिखी, साथ नाम लिखा, फिर पेज खींच कर मॉनिटर के पीछे बनी दीवार पर चिपका दिया। 1 महीने में अश्वे को असाम से अलग करना था, फिर असाम उसका। उसे असाम से मोहब्बत हो गई थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक। अगर वो अश्वे का काउंटर भी कर देती तो उसे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन असाम जैसे शौहर की मौजूदगी में वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। अश्वे का नंबर मोबाइल पे लिखते कॉल मिलाई, टू टू। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर कान से लगाए रखा, फिर मैसेज छोड़ दिया। अश्वे, क्या तुम मुझे मिल सकती हो? मैं प्रीशे, उस दिन जो होटल में मिली थी। फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल सामने टेबल पर रख दिया। 2 दिन बाद अगर मुझसे मिलने आना ही था तो साथ अपने शौहर को क्यों लेकर आई, ताकि वो मेरी बेइज्जती करे? असाम ने अभी अश्वे के मोबाइल ऑन किया था, साथ ही टैक्स वसूल हुआ, जो यकीनन 2 दिन पहले का ही था। मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ, इसी नंबर पे रिप्लाई किया। वो स्टडी में बैठा था। अश्वे ने 2 दिन से उससे बात नहीं की थी, और उसने भी उसे मनाना ज़रूरी नहीं समझा। उससे दोबारा मोबाइल ले लिया था। पहले लेने का मकसद अपने बाप से बात ना करना था, अब महावीर से राब्ता ख़त्म करवाना था, ताकि फिर शौहर को साथ ले आओ। 5 मिनट बाद रिप्लाई आया। असाम ने कोई रिप्लाई नहीं किया। 10 मिनट बाद दोबारा मैसेज आया, कहाँ मिलना है? जहाँ पहले मिले थे। असाम ने रिप्लाई किया, ठीक है, आज शाम 6 बजे। महावीर ने वक्त बताया। असाम ने टेक्स्ट का स्क्रीन शॉट लेकर डिलीट कर दिया, फिर बाहर आया। अश्वे दूसरी तरफ रुख किए सो रही थी। 2 बज रहे थे। बात सुने, उसके करीब आते आवाज़ दी। जी, इतनी आहिस्ता आवाज़ थी कि असाम ने बहुत मुश्किल ही सुना। शाम को डिनर है, रेडी रखिएगा। 5:30 बजे। उसकी लहजती पलकों को देख, जो अभी भी भीगी भीगी सी थी। अच्छा, ये लफ्ज़ ही जवाब देते उसने कंफर्ट सीधा किया। असाम और कुछ कहे बिना चला गया। अश्वे कितनी देर ऐसी वहां लेटी रही। एक बार भी उसे असाम ने सॉरी नहीं कहा था। अब तो उसने तवक्को ही छोड़ दी थी। शाम को फिर वो 5 बजे ही तैयार हो गई। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक और पजामे के साथ स्किन कलर का सुर्ख नगीनों से मजरीन दुपट्टा सर पर अटकाए वो बहुत दिलकश लग रही थी। हल्का सा मेकअप, रोई रोई आंखें, ब्रेसलेट घुमाते वो शाम का इंतजार कर रही थी, जो ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रहा था। कुछ ही देर में वो भी सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज में बाहर निकला। उसे देखकर एक लम्हे के लिए दिल डगमगाया। आईने में बाल सेट करते उसे देखा। वो सर झुकाए ब्रेसलेट से खेल रही थी। चले, जूते पहनते उसे देखा। हम वो भी उठ गई। 5 बजने पे वो लोग मतलूबा होटल में पहुंचे। आसाम उसे अपनी जगह पे बैठा कर गायब हो गया। कुछ देर बाद ही वहीं महावीर आया। वो चलता हुआ सीधा अश्वे के पास आकर रुका। आसाम, जो दूर से देख रहा था, उसके कुर्सी संभालते ही बाहर निकला और टेबल की तरफ बढ़ा। महावीर की उसकी तरफ पीठ थी। सामने अश्वे थी, जिसकी आंखें हैरत से खुली थी और महावीर से कुछ कह रही थी। शाम के करीब आती एकदम वो खड़ी हुई। खौफ एक बार फिर उसके पूरे वजूद में सराहत कर गया। महावीर ने वापस घूमकर उसे देखा। वो भी खड़ा हो गया। तुम आज भी इस खबीस इंसान को लेकर आई हो? महावीर का तो पारा हाई हुआ। अश्वे पे चिल्लाते हुए उसे देखा। नहीं नहीं, आज मैं लेकर आया हूँ अपनी बीवी को। उसे तसल्ली से देखते कुर्सी पर बैठा अश्वे और महावीर दोनों खड़े थे। दरअसल मैं चाहता था मैं खुद अश्वे के सामने तुमसे एक ही बार बात कर लूँ, सो आराम से बैठ जाओ। साथ ही अश्वे का हाथ पकड़कर बैठाया। महावीर भी गुस्से में ना चाहते हुए भी बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बल्कि जिस तरह की तड़प दिखाते हो ना, लगता है इश्क करते हो। दोनों की आंखों में झांका, दोनों ने नजरें चुराई। लेकिन मसला ये है कि अश्वे तुम्हें अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तुम्हें छीन के दिखाऊंगा, महावीर ने अज़म से कहा। नहीं, मैंने उसे खरीदा है। अभी तो मैंने उसे छुआ शायद ना आता, लेकिन वो अपने झूठ पे उड़ गई थी। नहीं आसाम, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी।
अभी तो मैंने उसे छुआ भी नहीं है और तुम्हें दे दूं। एक नज़र अश्विन को देखा जिसका वजूद एक लम्हे में धुआं धुआं हुआ। ओ, मैं जानता था कुछ न कुछ तो हुआ है। अब समझा। मामून ने लालच में आकर अपनी बेटी को फरोख्त कर दिया। वो दोनों वहाँ बैठे उसकी जात की धज्जियां बिखेर रहे थे और वो साख्त बैठी उनके चेहरे देख रही थी। अब समझ गए ना, तो अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि ये तो मेरे जीते जी मुमकिन नहीं होगा कि तुम मेरी बीवी को ले के जा सको। और अश्वे अभी आज के बाद तुमसे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेगी। ये तुम नहीं तय कर सकते। महावीर खड़ा हुआ। अश्विन को मैं वापस लेके रहूंगा, चाहे खरीदना पड़े वापस। और अगर नहीं छुआ तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो फायदा है इसमें। ढके छुपे लफ्ज में वो उसे बावर करवा गया। ये तुम्हारी भूल है, तसल्ली से जवाब देते महावीर को घूरा। अश्विन मुश्किल ही वहां बैठी थी। उसे नहीं पता था कि वो यूं दो मर्दों के दरमियान खिलौना बनेगी। चलो एक डील करते हैं। टेबल पर बाजू अटकाया आसिम असाम आगे हुआ। तुम जाके हमीद साहब से कहो कि मैं अश्वे को खरीदना चाहता हूँ। अगर वो मान गए तो ये तुम्हारी। उसकी आंखें देखते अटल लहजे से कहा। एक लम्हे के लिए अश्वे को लगा कहीं वो वाकई कोई खिलौना तो नहीं है जिसे यूं बार बार फरोख्त किया जाने वाला हो। मुझे मंजूर है। महावीर ने भी डन कर दिया। ये कैमरा जो तुम इस वक्त अपनी पॉकेट या गिरबान पे लगा कर रखोगे। क्यों? छोटे से बटन नुमा कैमरे को देखा। अगले बंदे के एक्सप्रेशन भी तो देखने हैं ना, समझ जा करो। वो अश्वे को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। फिर चलता हूँ मैं, अब बस अपनी डील को याद रखना। महावीर कैमरा लेते उठ गया। पीछे से आसाम ने अश्वे को देखा जो ऐसे बैठी थी कि हाथ लगाओ तो रेत के बुत की तरह ढह जाएगी। उसका हाथ पकड़ते जबरदस्ती खड़ा किया, फिर गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पे आया। उसका बेल्ट और अपना बेल्ट बांधते वो उसी को ही देख रहा था जो बिल्कुल खामोश थी। एक लफ्ज भी जबान से अदा नहीं किया। सारा रास्ता खामोशी में कट गया। आधे पौने घंटे में उनकी मीटिंग मुकम्मल हुई थी। अभी रात के 9 बजने वाले थे। आसाम सीधा अबान के रूम में चला गया और अश्वे अपने रूम में। क्या हो रहा था? वो जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था। अबान एकदम सीधा हुआ। असाम को सामने देखकर उसका रंग उड़ा। क्या कर रहे थे आप? असाम चलता हुआ उसके करीब आया। कुछ नहीं बाबा, खेल रहा था। नामहसूस तरीके से तकिया दबा रहा था। किस चीज से? उसके पास बैठा। ऐसी ही हाथों से हथेलियां सामने फैलाई जिन्हें असाम ने पकड़ लिया, लेकिन हाथों से तो नहीं खेला जाता। अब उसकी नज़र तकिए की जानिब थी। फिर दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ते तकिया उठाया। उसके नीचे तस्वीर थी। उसे उठाते सामने किया। वो तस्वीर मामा को मिस कर रहा था। सर नीचे गिराया। वो तस्वीर अबान की मामा यानी असाम की पहली वाइफ की थी। जब अबान 2 साल का था तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में उनका बेबी पेट में ही डेड हो गया। बच्चे की डेथ का सही टाइम पे पता नहीं चल सका। डिलीवरी के दौरान ही अबान की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। तस्वीर को देखकर बहुत कुछ याद आया। आप इनको मिस करते रहेंगे तो न्यू मामा को टाइम कौन देगा? वो आपकी मिसेज हैं। उनका तो मूड ही अच्छा नहीं होता। इनका तो मूड ही अच्छा नहीं होता। शिकवा किया। आप किया करें ना इनका मूड अच्छा, इनके पास जाया करें, उनके साथ खेला करें। वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आती और दानिया पप्पो कहती है कि वो सांस लेने के लिए रुका। वो मेरी स्टेप मॉम है। वो बड़े होकर मुझे मारेगी। एक बार आपने भी कहा था ऐसे ही मारेंगी। आप बहादुर बेटे हैं ना, तो आप मुकाबला करना। मतलब जब मम्मा मारेंगी तो मैं भी मारूं? इत्तेशाक से पूछा। नहीं, वो गड़बड़ाया। आप मारे नहीं, लेकिन आप इन्हें तंग नहीं करें। वो जो बात कहे आप माने। ऐसे वो आपको नहीं मारेगी, बल्कि बहुत सारा प्यार करेगी। वो उसे ऐसा ऐसा समझा रहा था। अबान उसकी बातें सुनते सुनते वहीं तकिए पर सर रख के सो गया। उसके सोने के बाद वो रूम में आया तो अश्वे सामने कहीं नजर नहीं आई। ड्रेसिंग रूम में झांका, वहां भी नहीं थी। फिर बाथरूम चेक किया, उसका दरवाजा भी अनलॉक था। स्टडी रूम में आया, वहां दरवाजा खोलकर देखा सामने कहीं नहीं थी, लेकिन वहीं बुक्स रैक्स के पीछे बैठी जैसे आसाम से बल्कि पूरी दुनिया से छुपना चाहती थी। आसाम की नज़र उस पर पड़ी तो करीब आया। यहाँ क्यों बैठी हैं? उसके सामने घुटनों के बल बैठते पूछा। वो जो सर घुटनों पर गिराए बैठी थी एकदम डर गई। उठे यहाँ से। जबरदस्ती उसे उठाया। वो घसीटती हुई उसके साथ बाहर आई थी। हालत इतनी ख़राब थी कि देखने वाला ये समझता शायद कोई बहुत प्यारा वफात पा गया है। उसके गम पे इतनी बुरी हालत, लेकिन उसका तो इससे भी बुरा दुख था। छोड़े मुझे।
छोड़े मुझे, खुद को उससे छुड़ाया। आपको मैं इंसान नहीं लगती? आपको बस मेरा जिस्म ही चाहिए ना? ये लें। दुपट्टा जो पहले ही ज़मीन से अलग रहा था उतार कर दूर फेंका। ये लें, हाजिर हूँ, जो करना है करें मेरे जिस्म के साथ, लेकिन मुझे इंसान तो समझे। तेज तेज उभरता सीना उसकी सांसों की बेतरतीबी का पता दे रहा था। असाम ने उसे देखा, फिर ज़बरदस्ती पकड़ कर सीने से लगाया। वो तड़प रही थी अपनी नाकदरी पे, और असाम जैसा पत्थर इंसान अपने भीगते भीगते सीने को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। मामा, मेरा एक काम करेंगी? खाली चाय का मग शेल्फ पर रखते पीछे कुर्सी खींच कर बैठी कुदसिया किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। हाँ कहो। करेले में से बीज निकालते उसे देखा। एक लड़की है, उसके घर जाना है और ये पैकेट उसे देना है। उसके ऊपर मेरा फुल एड्रेस और नाम सब लिखा है। मेरा जाना ज़रूरी है? उसकी बात काटी। जी, क्योंकि अगर मैं टीसीएस करवाऊंगी तो वो पहले उसके शौहर के पास जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। और ऐसा क्यों नहीं चाहती तुम? वो अक्सर उसके ऐसे काम कर दिया करती थी, इन इंडिकेशंस में थोड़ी बहुत हेल्प, या किसी के पास कुछ छोड़ना हो तो, क्योंकि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है। उसने कंप्लेन करवाई थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हम उसे अरेस्ट नहीं कर सके। वो जालिम इंसान उसे मोबाइल भी नहीं रखने देता कि कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। वो बिल्कुल बेबस है मामा। आपको ये इन्वॉल्व उस तक पहुंचाना ही है हर हाल में। इन्हें कन्विंस करते हुए पैकेट सीधा किया। उसमें एक मोबाइल और सिम कार्ड है जिसमें मेरा नंबर सेफ है। ये जाके आपने सीधा उसी को देना है। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि वो लोग तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं। करेला काटा। हाँ, लेकिन आप वहाँ काम वाली बनकर जाएंगी। शाबाश। प्लीज़ मामा, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहाँ आप ऐसे ही बिना किसी को जाने नहीं जा सकती, सिवाय इस एक ऑप्शन के। इस तरह आपको घर के अंदर मौजूद लोगों से भी मिलने की परमिशन मिल जाएगी। ओके, कब जाना है? जितना जल्दी हो सके। कल ही जा सकूंगी, अब तो वक्त भी नहीं बचा। क्वार्टर वाली टोकरी उठाकर साइड पर रखी कूड़े वाली टोकरी उठाकर साइड पे रखी। ठीक है, आपने वहां जाकर गार्ड को कहना है कि मिसेस आसिम ने बुलाया है काम के लिए। ऐसे वो ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है। वो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। मेरा कसूर क्या था? मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? वो उसके सीने से लगी बलक रही थी, और असाम उसे खुद में भेजे तसल्लियों के दो लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। उसे ये सब इसके सामने नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसकी बीवी किसी और मर्द को चाहती है। उसे अश्वेका किसी और के लिए यूँ सोचना अंदर से जला रहा था। महावीर से दूर रहें। जब जब वो हमारे दरमियान आने की कोशिश करेगा, ऐसा ही होगा। आपको तकलीफ होगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे अलावा आपके जहन में भी कोई और भटका ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। आपके दिल और दिमाग दोनों का फोकस सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। उसे खुद से अलग करते सुर्ख आंखों से देखा। अंडरस्टैंड, कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे दोबारा करीब किया। आप सिर्फ मेरी हैं, निकाह हुआ है आपसे, सिर्फ मेरा हक है आप पे। कोई भी तीसरा शख्स अगर बीच में आने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। अपने अंगूठों से उसके गाल साफ किए जो बेतहाशा भीग चुके थे, फिर झुककर उन पर लब रखे। यहाँ कभी आंसू न गिरे, तकलीफ देते हैं मुझे। मैं जानता हूँ किसी के लिए फीलिंग्स होना अपने बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन एहसासात को ख़त्म कर दें। आप एक महरम आपका महरम हूँ मैं। ये सब सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। किसी भी मर्द को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बीवी किसी और से तलक। मेरा कोई तलक नहीं है उनसे, ना ही मुझे उनसे मोहब्बत है। मुश्किल अपनी हिचकियाँ कंट्रोल करते हुए उससे दूर हटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने के सामने मुझे इतना इंसल्ट क्यों किया? उसे बस इस बात का दुख था कि असाम ने उसे महावीर के सामने दो कौड़ी का कर दिया था। उसके उसके पीछे एक वजह है जो आपको अभी नहीं बता सकता। भीगी कमीज को देखते कहा, जो भी था, लेकिन बीवी की इज्जत करना और करवाना शौहर के हाथ में होता है। आपने मुझे इतना रुस्वा किया, मैं जिंदगी में इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। आपको इन बातों का दुख नहीं है। आपको इस बात का दुख है कि ये बातें महावीर के सामने की गई हैं। उसकी चलती जबान ने उसे फिर तैश दिलाया। अश्वे खामोश हो गई। वो क्या कहती? अगर कुछ कहती तो भी असाम ने गलत ही मतलब लेना था, सो खामोश भी बेहतर थी। असाम ने भी गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून किया, फिर रूम फ्रीजर से पानी की बोतल निकाल कर अश्वे को पानी दिया। वो भी रो रो कर थक गई थी। खामोशी से गिलास पकड़ लिया। खाना खाएंगी?
गिलास वापस लेते असाम ने पूछा। नहीं, गर्दन नफी में हिलाते लेट गई। भूख तो मर ही गई थी। असाम भी ज्यादा कुछ कहने की बजाय स्टडी रूम में चला गया। अस्सलाम वालेकुम मामी। मामू कहाँ है? महावीर हमीद से मिलने उनके घर आया था। ऐसा चीज़ें समेट रही थी, उसे मुड़कर देखा। कमरे में होंगे, इन्हें अब इसके आने से कोई हैरानी नहीं होती थी। वो खामोशी से अंदर चला गया। सामने ही वो बुक रैक से बुक निकाल रहे थे। मामू, मुझे आपसे बात करनी है। उनके सामने आया। बैठो। उसे तज्जुब से देखते वो खुद भी बेड पर बैठ गया। महावीर पास पड़े सोफे पे अटका। मैं आपसे आपकी बेटी खरीदना चाहता हूँ। उनकी आंखों में देखा, जहाँ पहले हैरत और फिर नमी नमदार हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? जबान ने भी साथ छोड़ना शुरू किया। मतलब ये कि मैं अश्वे को खरीदना चाहता हूँ। असम से ज्यादा रकम? चटाक, तुम्हारी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी के बारे में बात करो। एक थप्पड़ महावीर को जमीन पर लाया। यही थप्पड़ अगर आप असम को मारते ना, तो आज आपकी बेटी वहाँ इतनी अजियत में ना जी रही होती। वो वहाँ कैसे जिंदगी गुजार रही है आप नहीं जानते। हमीद खामोश हो गए। वो उसे क्या क्या बताते। कल उसका शौहर उसे मेरे सामने जलील करके गया है। उसका चेहरा देखने वाला था। अगर आप सामने होते तो उसकी हालत देखकर जिंदा दफन होने की ख्वाहिश करते। खामोश हो जाओ, तुम नहीं जानते कुछ भी। अश्वे कभी इतनी तकलीफ में ना होती अगर बीच में तुम ना आए होते। सारे फसाद तुम्हारी वजह से शुरू हुए हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी कि यूं बगावत करती। वो तुम्हारी वजह से मेरे मुंह को आ रही थी। आपने उसे जहन्नम में धकेला है। बात काटी। वो कैसे बर्दाश्त करता? सारा इल्ज़ाम उस पर क्यों आ रहा था? मैंने उसे तुम्हारी जहन्नम से बचाया है। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो अपने माँ बाप को पहले राज़ी करते। आए बड़े खरीदने वाले। अगर ऐसी जहनीत है तुम्हारी तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें नहीं सौंपा। वाह मामू जी वाह। मेरी जहनीत नज़र आ रही है, अपनी नहीं आई। बस तमीज़ से बात करो, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दूर बैठा आसाम वो तमाम मनाजर मॉनिटर पर देख रहा था। उसे हैरत भी हुई हमीद के रवैये पे। उसे लगा था वो शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो महावीर को शर्मिंदा कर रहे थे। आप अब मुझे आपकी बेटी चाहिए। आप असम से बात करें। क्यों करूं? ताकि मेरी तुम्हारी माँ उसे रोज़ टार्चर करे। वो तो असम भी कर रहा है। उसकी दी हुई अजियत कम होगी। आपको अपने भतीजे से ज़्यादा उस पर भरोसा क्यों है? वो पिछले कई सालों से उसकी मनकुआ है। ये चंद माह नहीं उनकी रिश्ते के, बल्कि बहुत साल हो चुके हैं। वो उसकी इमानत थी जो मैंने उसे सौंप दी। ये रिश्ता असम के बाबा ने बनाया था, जो मेरे बॉस होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और जिन रुपयों की तुम बात कर रहे हो वो मेरे नहीं, अश्वे के हैं। अश्वे और असम के। मैं बस एक पल था जिसने एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना है। अब तुमसे बद गुजारिश है, मेरी हाथ जुड़े हैं। तुम अश्वे और असम से दूर रहो। वो जैसे भी हैं ठीक हैं। बहुत सी चीज़ें जिन्हें तुम नहीं जानते इन दोनों के साथ होने से ठीक हो रही हैं। दूसरी तरफ असम हैरत का बुत बना वो सब सुन रहा था और देख रहा था। उसे तो कुछ और पता था। असवंद के ख़तों में जो लिखा था वो तो कुछ और लिखा था। जो अभी हफीज सा कह रहे थे वो कुछ और था। क्या वो झूठ बोल रहे थे या वो ख़त असवंद के नहीं थे? अगर असवंद के नहीं थे तो किसके थे? बहुत सारी कड़ियाँ थी जो उलझती जा रही थी। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? महावीर इन्हें हैरत और अफसोस से देखने लगा, क्योंकि हर बात बताने वाली नहीं होती। मैं उसका बाप हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर फैसला कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा था तो पहले रिश्ता करना चाहते थे ना। वो कौन सा नाटक था? वो नाटक नहीं था, तुम्हारी मामी की ख्वाहिश थी। और तब आसाब भी नहीं था। अगर शौहर लापता हो जाए तो कानून के मुताबिक इद्दत गुजार कर औरत बेवा कहलाती है और वो दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन अगर शौहर वापस आ जाए तो दूसरा निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि वो सही वक्त पर आ गया, वरना जाने कितनी बदनामी और कितनी जिंदगियां खराब होती। हमीद ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था जहाँ से महावीर अश्वे को लेकर निकल सकता। खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही वापस पलट आया। मामा, आप क्या कर रही हैं? अश्विक किचन में खड़ी चाय बना रही थी। घर पे उसके अलावा और कोई था नहीं। अबान सो रहा था, शायद अभी भी उठकर नीचे आया था। चाय बना रही हूँ। उसे देखकर मुस्कुराई। आप पिएगे? नहीं, मैं बाबा की तरह काफ़ी पीता हूँ, ब्लैक वाली। बात करते हुए बाजू फैलाए। अच्छा जी। उसे उठाकर शेल्फ पर बिठाया। फिर आप नाश्ते में क्या क्या लेंगे? उसकी नन्ही सी नाक दबाई। एक मैंगो काट के क्यूब्स में, एक काफ़ी का मग और एक ब्रेड। फिंगर टिप्स पे मतलूबा चीज़ें गंवाई। ओके, आप वहाँ चेयर पे बैठे, मैं अभी आपको देती हूँ। धी चाय की आग धीमी करते उसे नीचे उतारा। फिर मैंगो काट कर प्लेट में रखा, साथ ब्रेड। काफ़ी ये छोटे मग में चॉकलेट कलर का मग उसके सामने लहराया। जी, ये अबान का है। हूँ अबान तो बहुत सियाने बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं अभी इतना जीनियस नहीं हूँ जितना वो खुद है। हाँ, उनसे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। अश्वे के अंदर तक करवाहट घुली। इन्हें सब कुछ आता है। वो हॉर्स हॉर्स राइडिंग भी
कर लेते हैं और पिस्टल भी चला लेते हैं। उनका निशाना बहुत अच्छा है। एक बार उन्होंने हमारे घर में एक चोर घुस आया था, उसे मारा, वो वहीं मर गया। उफ! अश्विन ने काफ़ी उसके सामने रखी। जी, और वो बहुत ब्रेव है। बस बहुत हो गई बातें, नाश्ता करें। उसे असम की यूँ तारीफ़ें होना बुरा लग रहा था शायद। आपकी मम्मा का नाम क्या है? उसने बात चेंज की। उनका नाम मरियम था, वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल बाबा की तरह। उफ़! फिर बाबा? आपके बाबा कहाँ से प्यारे हैं? फेस से। वो डैशिंग है, हैंडसम है, बहुत सारी लड़कियाँ उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन बाबा ने आपसे कर ली। वो साथ-साथ नाश्ता कर रहा था। बाबा के साथ-साथ बेटे को भी खुशफ़हमियाँ हैं। सोचा, आपको पता है ये जो फूफो है मेरी दानिया जी, वो राजदाना अंदाज में बता रहा था, ये भी बाबा से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। क्यों? इतनी प्यारी तो है। नहीं, आप ज़्यादा प्यारी हैं, वो अच्छी नहीं है। वो बाबा को हर्ट करती है और वो मुझे कहती है मैं इनको मामा कहा करूं, लेकिन बाबा ने कहा कि फूफो कहो। ओह, मतलब मुझे उनसे बच के रहना चाहिए। जी, वो बहुत चालाक है। उन्होंने एक बार मुझसे बाबा के लॉकर का पासवर्ड पूछने का कहा, लेकिन बाबा ने मुझे सही पासवर्ड नहीं बताया। नेक्स्ट डे पता किया, क्या हुआ? वो नेक्स्ट डे बाबा के रूम में गई और उनका लॉकर खोलने की कोशिश की। पासवर्ड जब गलत लगा तो अलार्म बजने लगा। बाबा ऑफिस में थे, जल्दी से घर आए। दानिया फूफो डर कर भाग गई। बाबा ने मुझसे पूछा कि किसने किया है, तो मैंने बता दिया। उस वक्त बाबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दानिया फूफो को वार्न भी किया कि आइंदा ऐसा कुछ किया तो घर से निकाल देंगे। वो नाश्ता कम ही कर रहा था तो आपके बाबा ने आपको इनसे दूर तो आपके बाबा ने उनको उनसे दूर रहने का नहीं बोला? बोला ना, बहुत बार। फिर मेरे लिए बेबी सीटर भी लाए, पर दानिया फूफो ने इन्हें भगा दिया। अभी फिर वो आपको मेरे लिए लाए हैं। होंठों में जबान फेंटे मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वो जो बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी, उसकी शरारत पर मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, अब हम दोनों मिलकर दानिया फूफो से और आपके बाबा से फाइट करेंगे। चाय का खाली मग धोते हुए उसे देखा। नहीं, बाबा से नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। उसे बुरा लगा, मजाक कर रही थी। उसे घूरा जो सीरियस ले गया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास आया करूं और आपसे बातें किया करूं। आज मैं इन्हें बताऊंगा कि मुझे उनकी मिसेस से बातें करके बहुत अच्छा लगा। अपनी चेयर से उठते बर्तन उठाकर उसे पकड़ाए। आपके बाबा को जेलसी फील होगी फिर तो? नहीं, इन्हें अच्छा लगेगा ना, क्या पता बुरा भी तो लग सकता है। अच्छा नीचे हूँ। वो नीचे हुई। ओ मम्मा, उसके गाल पर प्यार करते खुद ही उसका गाल साफ किया। ओ सो क्यूट। आयुषी ने वापस उसे प्यार किया। लगता है दोनों बाप बेटे को गाल पे प्यार करने की आदत है। उसका गाल साफ करते वो दिल से मुस्कुराई थी। आपको बाबा ने भी किया? अश्वे का दिल धड़का। नहीं तो वो, मैंने तो ऐसी ही बात की। जल्दी से रुख बदला। ओके। अश्विन ने जब तक किचन समेटा अबान वहीं खड़ा रहा। फिर दोनों टीवी लॉन्च में आ गए। वहाँ उन्होंने एक अच्छी सी मूवी लगाकर खूब एंजॉय किया। ये दिन अश्वे का इस घर में एक अच्छा दिन था। कल रात वो जितना रोई थी, आज इतनी ही पुरसुकून थी। महावीर क्यों आया था? रात को जब वो सोने के लिए लेटने लगे तो हमीद से पूछा। सारा दिन अकेले काम कर करके थक जाती थी। एक तो उम्र भी अब ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से मदद करवाने वाला भी कोई नहीं था। बस ऐसे ही हाल हवाल पूछने के लिए चश्मे से झांक कर इन्हें देखा। आप क्यों पूछ रही हैं? वापसी पर इतने गुस्से में गया। हाल हवाल लेना होता तो इतनी देर ना लगती। बेगम, बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है, इसीलिए बस खामोश हो जाएं। अगर बताना होता तो मैं खुद ही बता देता। तौबा है, एक तो सारा दिन के ये काम काज और रात को बातें सुनूं। रियाज के लिए कोई लड़की ढूंढने, शादी करें उसकी। मैं अकेली घर नहीं संभाल पा रही। वो काफ़ी उकताई हुई लग रही थी। अभी वो पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा। बस बहू आएगी तो मेरी मदद हो जाएगी। मतलब आपको नौकरानी चाहिए? तौबा है, घर के काम करने से नौकरानी थोड़ी बन जाता है बंदा। ये तो हर औरत की जिम्मेदारी होती है अगर कि वो अपने घर को संभाले, घर वालों को संभाले। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है। कंफर्ट सीधा किया। अच्छा, सुबह बात करेंगे रियाज से, वो क्या कहता है। वो बुक इन्हें पकड़ा रहे थे, इसलिए बात को ख़त्म किया। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर अहमद साहब ने रियाज से शादी का जिक्र किया। पहले तो उम्र और पढ़ाई का बहाना बनाया, फिर मामा की ख्वाहिश पर हामी भर ली। वैसे भी तो करनी ही थी। अच्छा था अभी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती।